हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 4 के हिंदी के पार्ट 2 को। इस पार्ट का नाम है बच्चों गुरुदेव। बहुत ही अच्छा पार्ट है बच्चों। इस पार्ट को हम इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे, फिर इसके क्वेश्चन आंसर्स व एक्सरसाइज को देखेंगे। तो बिल्कुल भी देर ना करते हुए बच्चों इस पार्ट को समझ लेते हैं। तो जैसा कि हमें पता है इस पार्ट का नाम क्या है, गुरुदेव। तो यहाँ पर हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, आइए सीखें। तो हमें इस पार्ट में क्या क्या सीखना है देख लेते हैं। चित्रकथा पढ़ना। तो ये जो पाठ दिया है बच्चों वो एक चित्रकथा के रूप में दिया है, मतलब इस पाठ में हमें चित्रों के द्वारा इस कथा को समझाया गया है। मौन वाचन करना यानी इशारों में बातें करना। महापुरुषों की जीवनी से परिचित होना। तो ये एक महान पुरुष के ऊपर बच्चों चित्रकथा है। रविन्द्रनाथ ठाकुर, जिन्हें कि रविन्द्रनाथ टैगोर भी कहा जाता है, उनके ऊपर ये कथा है। तो वो एक बहुत ज़्यादा महान पुरुष हुए हैं, तो उनके बारे में आज हमें जानने को मिलेगा। शुद्ध वाक्य लिखना, ठीक है, शुद्ध वर्तनी शुद्ध वाक्य लिखना यानी अगर कोई वाक्य इधर उधर है, उसके शब्द उधर उधर हैं, तो उसे एक क्रम में जमा कर उसे शुद्ध करना, यह हमें सीखने को मिलेगा। शब्द युग्म, विलोम तथा समानार्थी शब्दों को जानना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें इस पाठ से सीखने के लिए मिलेंगी। तो देख लेते हैं बच्चों यहाँ पे क्या दिया है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं इस पाठ में ये चित्रों के द्वारा हमें समझाया गया है। तो पहला जो चित्र है बच्चों वो ये है, पहले हमें इसे अच्छे से समझना है, फिर इसके बाद इस चित्र की ओर हम चलेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया है, 7 मई सन 1861 बंगाल के कलकत्ता, जिसे कि कोलकाता भी कहा जाता है, नगर में एक प्रतिष्ठित परिवार में एक बालक ने जन्म लिया, ठीक है। तो एक बालक का जन्म हुआ, कब हुआ बच्चों? 7 मई 1861 को हुआ था, ठीक है। और एक प्रतिष्ठित परिवार के यहाँ हुआ था, मतलब सम्मानजनक परिवार के यहाँ एक बालक का जन्म हुआ था। तो यहाँ पे हम इस चित्र में देख सकते हैं एक पंडित जी हैं, उनके सामने एक व्यक्ति हैं और ये एक महिला बैठी हुई है, ठीक। तो पंडित जी आते हैं, इन व्यक्ति से बोलते हैं ठाकुर देवेंद्रनाथ। तो इन व्यक्ति का नाम क्या है? ठाकुर देवेंद्रनाथ है। ठाकुर देवेंद्रनाथ, आपके इस बालक का नाम रविन्द्रनाथ ठाकुर कैसा रहेगा? तो यहाँ जो बालक दिख रहा है बच्चों इस तस्वीर में, तो ये पंडित जी इनसे बोल रहे हैं, ठाकुर देवेंद्रनाथ से बोल रहे हैं कि इस बालक का नाम रविन्द्रनाथ ठाकुर कैसा रहेगा, ठीक। तो ये इनका नामकरण कर रहे हैं। रविन्द्रनाथ नाम तो अच्छा है पंडित जी, तो ये जो रविन्द्रनाथ जी हैं वो बोलते हैं नाम तो बहुत अच्छा है पंडित जी, ठीक। अब देख लेते हैं बच्चों दूसरे चित्र में क्या होता है। धीरे धीरे रविंद्र बड़ा होने लगा। जो रविंद्र नाम का जो बालक था बच्चों, जिससे कि इस चित्र में दिखाया गया था, वो धीरे धीरे करके बड़ा होने लगा। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर एक बालक कौन है? रविंद्र है, ठीक है। बचपन में रविन्द्रनाथ को सभी रवि कहकर बुलाते थे। बचपन में उनसे रविन्द्रनाथ ना कहते हुए सब रवि कहते थे, ठीक है। जिससे प्यार से सभी अपने अपने घरों के नाम होते हैं, इसी तरीके से उनसे रवि बोलते थे, ठीक। रवि ने शिक्षा के साथ साथ धार्मिक संस्कार भी प्राप्त किए, यानी ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ उन्होंने शिक्षा ही ग्रहण करी हो, उन्होंने धार्मिक संस्कार भी सीखे, ठीक। तो यहाँ पे जो रवि हैं वो बोलते हैं रवि आओ गुरुजी आ गए। सॉरी, रवि नहीं, रवि के जो भाई हैं वो बोलते हैं रवि आओ गुरुजी आ गए, ठीक। यहाँ से देखते हैं गुरुजी इस गेट से प्रवेश कर रहे हैं, इस द्वार से प्रवेश कर रहे हैं। तो इन्होंने देख लिया, वो तो बोल रहे हैं कि रवि देखो गुरुजी आ गए। हाँ, गुरुजी से रामायण और महाभारत की कथाएं सुनेंगे। तो जो रवि नामक बालक हैं वो बोलते हैं हाँ ठीक है, हम गुरुजी से महाभारत और रामायण की कथाएं सुनेंगे, ठीक। अब देख लेते हैं बच्चों आगे इसमें क्या होता है। तो जो तीसरा इसका चित्र है बच्चों वो ये है, ठीक। यहाँ पर देख लेते हैं हम। रविंद्र को प्रकृति से बहुत प्यार था, वे अक्सर बाग बगीचों में घूमते रहते थे। यानी जो रविंद्र थे उन्हें प्रकृति से बहुत ज़्यादा प्यार था, ठीक है। उन्हें बाग बगीचों में वृक्षों को देखना, पशु पक्षियों को देखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, इसलिए वो बाग बगीचों में घूमने जाया करते थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों ये रविंद्र नामक ये बालक हैं वो बैठे हुए हैं यहाँ एक बाग में, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं ये फूल तितलियाँ और भंवरे कितने सुंदर है। तो ये फूल तितलियाँ भंवरे कितने सुंदर हैं, तो क्योंकि इन्हें प्रकृति से बहुत ज़्यादा प्यार है इसलिए ये ऐसा बोल रहे हैं। अब बच्चों जो अगला जो वो है पार्ट चौथा वाला, उसे देख लेते हैं। प्रकृति प्रेम में डूबे रविंद्र का नाम मन कल्पनाओं में खोने लगा, ठीक है। फिर वो कल्पनाएं करने लगे, ठीक। वे कविता लिखने लगे और उन्हीं कल्पनाओं के द्वारा वो कविता को लिखने लगे, ठीक। रवि ने 7 वर्ष की आयु में अपनी पहली कविता लिखी। जब वो 7 वर्ष के थे, बहुत छोटी उम्र होती है बच्चों 7 वर्ष, तो उसी आयु में उन्होंने अपनी पहली कविता लिखी थी। उनके बड़े भाई उसे लेकर नेशनल पेपर के संपादक के पास गए। तो जो उन्होंने कविता लिखी थी तो उनके जो बड़े भाई थे वो लेकर उसे कहाँ गए? नेशनल पेपर के संपादक, जो न्यूज़पेपर होते हैं ना, उनके संपादक के पास गए, ठीक है। ये रविंद्र के बड़े भाई हैं और ये नेशनल पेपर के संपादक बैठे हुए हैं और ये इनके हाथ में वो कविता है जो रविंद्र ने 7 वर्ष की आयु में लिखी थी।
तो जो बड़े भाई हैं वो बोलते हैं नवीन बाबू रवि ने एक सुंदर कविता लिखी है। तो नवीन बाबू ये बैठे हुए हैं और ये इन्हें उनकी रविंद्र की कविता दिखाते हुए बोलते हैं कि ये कविता बहुत ज़्यादा सुंदर उन्होंने लिखी है। तो ये नवीन बाबू हैं, नवीन बाबू बोलते हैं लाओ दिखाओ मैं इसे अपने पत्र में छापूंगा। तो ये बोलते हैं कि मुझे दिखाओ मैं अपने पत्र में इसे छाप दूंगा। ठीक, अब देख लेते हैं बच्चों आगे क्या होता है इसमें। तो पांचवा दृश्य यहाँ पर है। रविंद्र गाते भी अच्छा थे, घर वाले उन्हें कोकिल कंठी कहते थे। बहुत ज़्यादा सुरीली आवाज़ थी, तो उनकी मधुर मीठी आवाज़ के कारण घर वाले उन्हें कोकिल कंठी यानी कोयल की तरह गले वाला, ठीक है, कहते थे। जिसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा सुंदर होती है, सुरीली होती है, मीठी होती है, मधुर होती है, उससे कोकिल कंठी भी कहा जाता है। कोकिल, कोकिल का मतलब मीन्स होता है बच्चों कोयल, और कंठ का मतलब होता है गला, जिसका गला कोयल की तरह सुरीला हो उसे कोयल कंठी कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बच्चों ये बैठे हुए हैं कोई, और रविंद्र यहाँ पे बैठे हुए हैं, शायद उनके पिताजी यहाँ बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये इनके गुरु वगैरह होंगे, तो यहाँ पर ये गाना गा रहे हैं। रवि का गला कोयल की तरह सुरीला है, तो ये जो गुरु हैं वो बोल रहे हैं रवि का गला कोयल की तरह सुरीला है। जिस तरीके से कोयल की जो आवाज़ होती है बहुत ज़्यादा सुरीली होती है, उसी तरीके से रविंद्र जी का भी गला एकदम सुरीला है। ठीक, तो यहाँ पर इनकी चित्रकला, नाटक और संगीत में भी विशेष रुचि है। तो इनकी जो और भी रुचियाँ थीं, ऐसे नहीं है कि ये सिर्फ गायन और कविता ही अच्छी लिखती हों, वो चित्रकला भी बहुत अच्छी करते थे, मतलब पेंटिंग वगैरह बहुत अच्छी करते थे। ठीक है, नाटक और संगीत में भी विशेष रुचि थी। तो बहुत सारी रुचियाँ थी इनकी, उसमें इन्हें महारत हासिल थी। अब बच्चों जो अगला दृश्य है वो देख लेते हैं। छठवा दृश्य क्या बोल रहा है। रविंद्र की रचनाएं छपी, पुस्तकें भी प्रकाशित हुई एक दिन। तो इनकी जो रचनाएं थी, इन्होंने जो रचनाएं की वो छपने लगी, और इनकी जो पुस्तकें थी वो भी प्रकाशित होने लगी। तो एक दिन क्या होता है, पिताजी हम कहाँ जा रहे हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इनके पिताजी, रविंद्र के पिताजी इन्हें कहीं घुमाने ले जा रहे हैं। तो रविंद्र के पिताजी बोलते हैं रविंद्र हम कुछ दिन बोलपुर में शांति निकेतन में रहेंगे। तो बोलपुर बच्चों वहाँ पर कोलकाता में एक जगह है, वहाँ पर एक जगह है शांति निकेतन। तो ये उन्हें वहाँ लेकर जा रहे हैं रविंद्र के पिताजी रविंद्र को। ठीक, अब क्यों लेके जा रहे हैं ये हमें आगे चलकर पता चलेगा। तो बच्चों जो सातवां दृश्य है वो दिखाया है, शांति निकेतन को दिखाया गया है। ठीक, शांति निकेतन श्री देवेंद्र नाथ द्वारा बनाया गया एक छोटा सा स्थान था। तो जो श्री देवेंद्र नाथ जी थे उन्होंने एक छोटा सा स्थान बनाया था। ठीक, उस जगह का नाम क्या था, शांति निकेतन था। जैसे कि हम इस चित्र में देख भी सकते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ प्राकृतिक सुंदरता थी, चारों तरफ हरियाली थी, वृक्ष थे और तरह तरह के पक्षी वगैरह, मतलब वहाँ जाकर एक मन की शांति प्राप्त होती थी, इसलिए वहाँ पर उस स्थान का नाम शांति निकेतन रखा गया था। तो यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों ये रविंद्र हैं, वो कुछ कहते हैं यहाँ कितनी शांति है। ठीक, यहाँ कितनी शांति है, मतलब मन को एकदम शांत हो जा रहा है इनका, इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ कितनी शांति है। पेड़ों के बीच कुटिया में रहना अच्छा लगता है। तो बच्चों कुटिया जो कच्चा मकान होता है जो घास फूस से बना होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कुटिया बोलते हैं। ठीक है, तो पेड़ों के बीच ऐसी जगह पर रहना इन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, क्योंकि ये प्राकृतिक प्रेमी थे, इन्हें प्रकृति से प्रेम था। अब जो इनके पिताजी हैं वो क्या कहते हैं, हाँ रवि यह स्थान बहुत सुंदर है। तो वो भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोलते हैं हाँ रवि ये स्थान बहुत ज़्यादा सुंदर है। अब अगला दृश्य देख लेते हैं बच्चों, जो आठवां दृश्य है उसे देख लेते हैं। बड़े होने पर रविन्द्रनाथ उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए। ठीक है, जब वो बड़े हुए तो जब उन्हें हायर एजुकेशन चाहिए थी, ठीक है, और ज़्यादा पढ़ना था, तो वो कहाँ गए थे, इंग्लैंड गए थे। पर वे वहाँ से जल्दी लौट आए क्योंकि उनका मन नहीं लगा होगा। ठीक है, क्योंकि वो प्रकृति प्रेमी थे, उन्हें अपने देश से बहुत ज़्यादा प्रेम था, इसलिए उनका वहाँ मन नहीं लगा, तो वहाँ से जल्दी लौट आए। अब आगे क्या करने का विचार है। तो यहाँ पे जो कोई व्यक्ति हैं तो वो इनसे पूछते हैं कि अब आप आगे क्या करेंगे, क्योंकि वो शिक्षा तो वहाँ से ग्रहण करके नहीं आए थे, अब यहाँ रहकर क्या करेंगे। तो जो रविंद्र जी हैं वो बोलते हैं मैं शांति निकेतन में विद्यालय खोलूंगा। जो शांति निकेतन जो जगह थी वहाँ मैं एक विद्यालय यानी स्कूल खोलूंगा, ऐसा ये रविंद्र जी बताते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं बच्चों आगे की दृश्य में क्या होता है। तो ये नवा दृश्य है। तो उन्होंने सन 1901 में शांति निकेतन में विद्यालय खोला, जहाँ बच्चे स्वतंत्रतापूर्वक प्राकृतिक वातावरण में ज्ञान प्राप्त करने लगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों ये रविंद्र जी बैठे हुए हैं और इन्होंने एक ऐसा विद्यालय खोला जो कि है ना प्राकृतिक वातावरण से ओतप्रोत था, सभी जगह प्राकृतिक चीज़ें थीं। ठीक है, पेड़ों के बीच में और प्राकृतिक सुंदरता में बैठ के ये पढ़ाई इनका स्कूल चलता था। ठीक, अगला जो दृश्य है बच्चों 10वां वो है महात्मा गांधी ने उन्हें गुरुदेव कहते थे। महात्मा गांधी उन्हें गुरुदेव कहते थे, यानी महात्मा गांधी ने उन्हें गुरुदेव की उपाधि दी। कौन को, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को, रविन्द्रनाथ ठाकुर जी को, सॉरी। शांति निकेतन के छात्र व अध्यापक भी उन्हें गुरुदेव कहते थे, और जो इसके छात्र थे शांति निकेतन के और जो इसके अध्यापक थे और भी अध्यापक यहाँ पर पढ़ाते थे वो भी उन्हें गुरुदेव कहकर ही संबोधित करते थे।
वे गुरुदेव के नाम से ही प्रसिद्ध हो गए और सभी लोग उन्हें गुरुदेव के नाम से ही जानने लगे। मतलब अब कोई उन्हें रविंद्र या फिर रविंद्रनाथ ठाकुर ऐसे नाम से नहीं पुकारते था, अब उन्हें गुरुदेव के नाम से ही सभी पुकारते थे। तो गुरुदेव गुरुदेव सभी जगह वो सब उनसे गुरुदेव के नाम से ही जाने जाने लगे रविंद्र जी। ठीक, अगला दृश्य देख लेते हैं बच्चों। जो 11वां दृश्य है वो है सन 1905 में अंग्रेजों ने बंगाल प्रांत को 2 भागों में बांटना चाहा, गुरुदेव ने भी इसका विरोध किया। तो जो बंगाल था बच्चों, तो बंगाल को के 2 टुकड़े करना चाहे अंग्रेजों ने, तो सभी जो वहाँ के लोग थे उन्होंने उसका विरोध किया था। उनमें बढ़ चढ़ कर इन्होंने रविंद्र जी ने उसका विरोध किया था, उसमें भाग लिया था उस आंदोलन में। ठीक, तो हम बंगाल का विभाजन नहीं होने देंगे, इस तरीके के नारे लगाए थे कि हम बंगाल का विभाजन नहीं होने देंगे, यानी बंगाल को हम 2 भागों में नहीं टूटने देंगे। अंग्रेज मुर्दाबाद, इस तरीके के नारे लगाते हुए ये सभी उस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। जो 12वां जो दृश्य है बच्चों वो है सन 1912 में उनकी पुस्तक गीतांजलि पर नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई। तो बच्चों नोबेल एक बहुत बड़ा पुरस्कार होता है, ठीक है, जो कि दुनिया में सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक, अब उनकी एक पुस्तक थी गीतांजलि, उस गीतांजलि के आधार पर उन्हें नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा हुई 1912 में। तो गुरुदेव बधाई हो, हमें आप पर गर्व है। तो ये सभी उनको बधाई दे रहे हैं क्योंकि इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले आप पहले एशियाई थे, मतलब एशिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे इनसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला हो। इनको ही सबसे पहले एशिया में नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक, अब जो 13वां दृश्य है बच्चों वो है इंग्लैंड के सम्राट ने उन्हें सर की उपाधि दी, पर सन 1919 में जलियांवाला कांड से दुखी होकर उन्होंने उसे लौटा दिया। तो बच्चों 1919 में इंग्लैंड के सम्राट ने उन्हें सर की उपाधि दी थी, लेकिन जो जलियांवाला कांड हत्याकांड हुआ था उसमें बहुत सारे भारतीय मारे गए थे, जिससे दुखी होकर इन्होंने उस उपाधि को वापस कर दिया, क्योंकि वो भी अंग्रेज और ये भी अंग्रेज। ठीक है, तो अंग्रेजों के द्वारा ही भारतीयों का जो हत्या की गई थी, इसलिए उस जलियांवाला हत्याकांड से बहुत ज़्यादा इन्हें दुख पहुँचा था, इसलिए इन्होंने उस उपाधि को लौटा दिया था। अंग्रेजों ने निर्दोष लोगों की हत्या की है, मैं सर की उपाधि लौटा रहा हूँ, यानी इन्होंने उस हत्याकांड की वजह से इस उपाधि को लौटा दिया था कि मुझे ये उपाधि नहीं चाहिए, क्योंकि जो निर्दोष लोग हैं उनकी अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग में हत्या कर दी थी। जो 14वां दृश्य है बच्चों वो है 60 वर्ष की आयु में उन्होंने चित्र बनाने शुरू किए, यानी जो उनकी चित्रकारी की जो वो थी कला थी, उन्होंने 60 वर्ष की आयु में फिर चित्र बनाना शुरू कर दिए। रविंद्र संगीत की तरह उनकी चित्रशैली भी प्रसिद्ध हुई, जिस तरीके से उनके संगीत, उनके किताबें प्रसिद्ध हुई थी, इस तरीके से उनकी जो चित्रकारी भी थी वो भी प्रसिद्ध हुई। ऐसा नहीं कि वो चित्रकारी में पीछे थे, कहीं ना वो चित्रकारी में भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे। तो यहाँ पर बच्चों इस दृश्य में हम देख सकते हैं कि जो रविंद्र जी हैं वो चित्र बना रहे हैं। ठीक है, इन्होंने चित्रकारी में भी बहुत अच्छा काम किया है। अब देख लेते हैं बच्चों आगे। जो 15वां बच्चों दृश्य है वो है 7 अगस्त सन 1941 में गुरुदेव का निधन हो गया। तो इनका निधन हो गया था, यानी इनकी मृत्यु हो गई थी 7 अगस्त 1941 को। पूरे विश्व में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई थी, तो क्योंकि वो पूरे विश्व में ही प्रसिद्ध थे, पूरे विश्व में ही उन्हें जाना जाता था, तो उनको पूरे विश्व ने श्रद्धांजलि दी थी। गुरुदेव महान कवि, चित्रकार, संगीतज्ञ और राष्ट्रीय नेता के रूप में सदा अमर रहेंगे। तो जो गुरुदेव हैं उन्हें महान कवि, चित्रकार, संगीतज्ञ और राष्ट्रीय नेता के रूप में हमेशा ही याद किया जाएगा। आप देख लेते हैं बच्चों अगले दृश्य में। 24 जनवरी 1950 को गुरुदेव के लिखे गीत जनगण मन के एक अंश को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया है। तो बच्चों जो हमारा राष्ट्रगान है जनगण मन, तो वो रविंद्रनाथ जी द्वारा ही लिखा गया है और उन्हीं के गीत में से एक अंश उठा लिया गया है। ठीक है, जिससे कि हम आज भी अपने राष्ट्रगान के रूप में गाते हैं। ठीक है, यह संविधान सभा जनगण मन गीत को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार करती है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्हें 1950 में जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया, जो कि रविंद्रनाथ द्वारा ही लिखा गया है। अब बच्चों जी इनके बारे में कुछ हैं, जैसे शांति निकेतन के बारे में हम समझ लेते हैं। महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर द्वारा स्थापित एक आश्रम, जहाँ गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा विद्यालय और विश्व भारती संस्था की स्थापना की गई। यह पश्चिम बंगाल में बोलपुर नामक स्थान पर है। तो जो शांति निकेतन क्या है बच्चों, ये महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर द्वारा स्थापित एक आश्रम था, जहाँ बाद में चल के रविंद्रनाथ जी ने एक विद्यालय खोला था। ठीक, नोबेल पुरस्कार के बारे में हम देख लेते हैं, जो कि इन्हें बहुत बड़ा एक पुरस्कार मिला था। तो इसमें देख लेते हैं, डायनामाइट के आविष्कारक स्वीडन के महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के अनुसार नोबेल फाउंडेशन संस्था द्वारा भौतिकी, रसायन चिकित्सा
शायद शांति और अर्थशास्त्र के लिए सर्वश्रेष्ठ काम करने वालों को प्रतिवर्ष यह पुरस्कार दिया जाता है। इसकी वर्तमान राशि लगभग 5 करोड़ रुपए है। ठीक। जलियांवाला कांड, तो जलियांवाला कांड के बारे में देख लेते हैं। सन 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग में अंग्रेजों के विरोध में शांतिपूर्वक सभा कर रहे सैकड़ों लोगों पर अंग्रेजों ने गोलियां चलाई, जिससे सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए। उस कांड को हम जलियांवाला कांड, हत्याकांड कहते हैं। ठीक। रविंद्र संगीत, गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा अपने लिखे गीतों की धुन स्वयं बनाई गई थी, उसे रविंद्र संगीत कहा जाता है। तो बच्चों, ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। इस चैप्टर को हमने अच्छे से समझा, रविंद्रनाथ ठाकुर जी को अच्छे से समझा, उनके व्यक्तित्व को समझा, उनके महान कार्यों को समझा। ठीक है। और चित्रकथा क्या होती है उसको हमने देखा कि चित्रकथा किस तरीके से पढ़ी जाती है, ठीक है, और किस तरीके से समझी जाती है। तो बच्चों, इसी के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।